नीचू की गप्पों के इस विशेष एपिसोड में स्वागत करता हूं। आप लोगों को वेलकम करता हूं। जब मैंने ये बात सोची थी कि पेरेंटिंग पे एक सीरीज होनी चाहिए, तो बहुत से लोगों ने मुझे डिस्करेज भी किया था कि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नहीं है कि इसमें बहुत लोग 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन या 3 दिन या 4 दिन देखेंगे। लेकिन आप लोगों से जो मुझे इंकरेजमेंट मिला, मेरे पहली प्रॉब्लम थी कि मुझको अच्छे पैनलिस्ट चाहिए जो 3 दिन 4 दिन किसी सीरीज को ले जा सके। आप लोग मिलते गए, आप लोग टॉपिक सजेस्ट करते गए और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। आज इसका तीसरा दिन है सीरीज में, और आज का विषय है कि जो मेल चाइल्ड होता है घर में और जो फीमेल चाइल्ड होती है, क्या दोनों की पेरेंटिंग एक जैसी होनी चाहिए या एक जैसी होती है, अलग अलग होनी चाहिए या अलग अलग होती है। तो इन तमाम चीजों पर जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो जितने भी मम्मी पापा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो आप लोगों से लाभान्वित होंगे। आप लोगों की जो जानकारी है, जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपर्टाइज है आप लोगों का, उनसे उनको फायदा मिलेगा। और अगर मैंने सुना है कि एक छोटा सा बच्चा एक बुक देख रहा था कि अच्छी पेरेंटिंग क्या होती है, तो उसकी मम्मी ने उसको डांटा कि अभी तू बहुत छोटा है, क्यों देख रहा है। कह रहा, मम्मी मैं इसलिए देख रहा हूँ कि मेरी पेरेंटिंग आप लोग अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो मैं मम्मी पापा का भी स्वागत करता हूँ, और कोई बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनको भी स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं एक एक करके पैनलिस्ट को जब बुलाता जाऊंगा तो उनको इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को उनका परिचय याद रहे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रतिभा रॉय को बुला रहा हूँ। आप 25 से 30 साल तक आप दिल्ली के बहुत रेपुटेटेड स्कूल में टीचर रहे, बाल भारती स्कूल में। उसके बाद भी आपका टीचिंग का प्रोफेशन जारी है। आपने कई सब्जेक्ट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश लिटरेचर में। इसके अलावा आप पेंटर भी हैं और पेरेंटिंग में आप एक्सपर्ट भी हैं। तो पहला सवाल मैं डॉक्टर प्रतिभा रॉय से ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, मैडम आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर आपके यहाँ मेल भी बच्चा है, फीमेल बच्ची भी है, दोनों है, तो दोनों की पेरेंटिंग एक जैसी होती है या होनी चाहिए, या अलग अलग होती है या अलग अलग होनी चाहिए। इस विषय में आप हम लोग को गाइड करिए, प्रतिभा मैम। देखिए, मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड की अगर हम बात करें तो इसको हम दो एस्पेक्ट्स में देखना चाहेंगे। एक है बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, और दूसरा है सोशल। अगर बायोलॉजिकली देखा जाए या तो वो लोग थोड़ा सा, और साइकोलॉजिकली ऑल्सो थोड़ा सा इनका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है। अ गर्ल चाइल्ड विल वांट कि उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुना जाए, आराम से डिस्कस किया जाए। हो सकता है अकेले में चाहे कि कुछ बात करना, बट एक मेल चाइल्ड है उसको चाहिए कि कुछ एक्टिविटी होता रहे। बास्केटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, उसके उस प्रोसेस में थोड़ी देर के लिए बैठ के बातें करेंगे एंड वो खुल के फिर बात करना शुरू करेंगे। ये उनका ट्यूनिंग ही अलग है थोड़ा सा। अगर आप इसको सोशल एस्पेक्ट में देखते हैं तो दोनों को एक जैसे करना चाहिए, इन द सेंस कि आपको एक डिफरेंशिएट करना ही नहीं है कि गर्ल चाइल्ड है तो इसको एक डिफरेंट तरह से करना चाहिए। उनके प्रायोरिटीज डिफरेंट है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, और बॉयज का अलग है, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में ज्यादातर ये उस कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा प्रिवेलेंट है। हम बोलते हैं कि ठीक है, एक बॉय चाइल्ड की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात करते हैं, इनहेरिटेंस की बात करते हैं, लड़की को बोलते हैं कि भाई तो पराया धन है। एंड वी फॉरगेट कि लड़की को भी हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखने आना चाहिए, फाइनेंशियली उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, और पराया धन वो नहीं है इन द सेंस। और उसका एक अलग आ जाता है उसका इम्पैक्ट, कि जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये तो सारा लड़के को जा रहा है, वो बचपन से वो ट्यूनिंग हो जाती है। सो व्हेन दे ग्रो अप, लड़का में से होता है तो सब मेरा है, और लड़की को ऑटोमेटिकली वो साइन करके चल देगी, इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों इक्वल राइट्स के हैं। दे हैव इक्वल राइट टू द इनहेरिटेंस फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट, बट सोशली दे आर brought up in such a manner that they're not able to think in that manner. जी मैम। लड़की हमेशा सोचती कि नहीं तो भाई का है, वो आराम से ये छोड़ देगी। लड़का सोचता है ये तो सब मेरा है, हाउ कैन आई गिव इट टू माय सिस्टर। तो यहाँ ये सोशल एस्पेक्ट आ जाता है। जी मैम, अब हम वर्तिका मैडम के पास चलते हैं। वर्तिका मैडम जर्नलिस्ट हैं, और जैसे मैंने जी। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में काम किया, सहारा टीवी में ग्रुप में काम किया, तो मुझे लगता था कि मेरे पास अच्छा एक्सपोजर है। लेकिन वर्तिका मैडम का जो प्रोफाइल है उससे मुझको जलन होती है। आपने एनडीटीवी में काम किया, आपने बीबीसी में काम किया, आप यूनिसेफ, आप जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, यानी जितने अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस हैं, वर्तिका मैडम ने उन सब में काम किया। तो मुझे कॉम्प्लेक्स देती हैं वो जर्नलिस्ट के रूप में। वर्तिका मैडम, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। ऐसा दिमाग में है, जैसे बायोलॉजी है तो गर्ल्स के लिए, मैथ्स है तो जी। बॉय के लिए, डॉक्टर है तो जी। गर्ल्स के लिए, इंजीनियरिंग है तो बॉयज के लिए। मैडम ने जैसे कहा फुटबॉल है
तो बॉयज के लिए, बैडमिंटन है तो गर्ल्स के लिए, यानी अलग अलग पूरी चीजें हमारे दिमाग में हैं कि बॉयज को क्या करना है, गर्ल्स को क्या करना है। तो आप जी। बताइए क्या, लेकिन आप तो जर्नलिस्ट थी, और जर्नलिज्म जो है वो फीमेल्स के लिए उस समय थोड़ा मुश्किल होता होगा जब हम लोग आए थे जर्नलिज्म में, तो आपके लिए भी थोड़ा एडवेंचर जैसा लगा होगा। तो क्या बिल्कुल। दोनों की परवरिश एक जैसी होनी चाहिए, या जो दिमाग में हमारे है कि वो अलग अलग होनी चाहिए, इसमें किस तरह का मामला आप समझती हैं, सोचती हैं वर्तिका मैडम? आलोक जी, पहले तो इस विस्तृत परिचय के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी आपको। और आपने इतनी तारीफ़ की है तो मैं कोशिश करूँगी कि उस तारीफ़ को बरकरार रखने के लिए कुछ अच्छे तथ्य मैं इस चर्चा में सामने रख सकूँ। और जहाँ तक परवरिश की बात आती है तो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि लड़के और लड़की को दोनों को बराबर परवरिश मिलनी चाहिए, क्योंकि जब एक बच्चा दुनिया में आता है, उसे लड़के और लड़की के आधार पर उसमें अंतर करना तो भगवान की भेजी गई नियामत के साथ अंतर करने जैसा होगा, क्योंकि भगवान जिस प्रोसेस से लड़के को दुनिया में भेजते हैं उसी प्रोसेस से लड़की को दुनिया में भेजते हैं। बेटे को पैदा करने में भी माँ को उतना ही दर्द होता है जितना बेटी को पैदा करने में दर्द होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अगर लड़के और लड़की में भेद कर रहे हैं और परवरिश में केवल उसके जेंडर को देख के डिफरेंस कर रहे हैं, तो आप ईश्वर के दिए हुए एक कहेंगे कि वरदान में आप डिफरेंस कर रहे हैं। आप इस तरीके से मानना चाहिए अगर आप ईश्वर में भरोसा करते हैं तो। और अगर आप नहीं भी भरोसा करते हैं तो एक इंसान की जान अगर मान के चलिए कि लड़के की जान भी उतनी ही आप अगर आप मैं ये थोड़ा सा बहुत बढ़ के एक एग्जाम्पल हो जाएगा, लेकिन जितने इंसान में अगर किसी लड़की की जान की भी उतनी ही वैल्यू है कानून की नजर में जितने लड़के की जान की वैल्यू है, तो उसमें तो कोई अंतर नहीं है। और इसमें कोई इस बात को लेकर मेरे ख्याल से कोई अलग मत रखता भी नहीं होगा। लेकिन बात जहां तक आती है कि परवरिश की, तो क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से छोटे बच्चों को खास करके देख रही हूँ कि क्या शुरू में जो नवजात बच्चे होते हैं वो क्या कोई उनमें अंतर होता है जब वो पैदा होते हैं? नहीं, उनमें केवल और केवल उतना ही अंतर होता है जितना कि अगर कहें कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का दूध दोनों समान रूप से पीते हैं, दोनों को जो है कि समान केयर चाहिए होती है, दोनों को समान अटेंशन चाहिए होता है। बस इतना है कि जब वो टॉडलर फेज में आते हैं तो लड़के देखा गया है कि थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होते हैं गर्ल्स की तुलना में, लेकिन लड़कियां पहले बोलना और ज्यादा बोलना शुरू कर देती हैं। और लगभग 1 मंथ पहले लड़कियां लड़कों से जल्दी बोलना शुरू करती हैं। और यहाँ तक कि जो ऐसा लगता है कि लड़के जो हैं वो ज्यादा सोशली एंगेज पहले करते हैं, लेकिन लड़कियां जो होती हैं उनको घर में जो चीजें होती हैं आसपास की उनका ऑब्जर्वेशन वो ज्यादा जल्दी पहले कर लेती हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ना मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो परवरिश के साथ आती हैं, जैसे घर परिवार का जो माहौल है, बट लड़की को बचपन से पहले ही सिखाया जाएगा कि नहीं, आपको लड़कियों को खेलना है तो गुड़ियों से खेलना है। बच्चों को लड़कों को शुरू से ही जो है डायनासोर्स और गाड़ियां इस तरीके के ऑप्शंस उनको पहले से दिए जाएंगे। उनको लड़कियों को सजाने के लिए घर घर खेलना सिखा दिया जाएगा, तो लड़कों को कहा जाएगा कि अगर वो लड़के कभी माँ की श्रृंगारदानी देख के अगर बिंदी चूड़ी पहन लेंगे तो उनको डांट की टपट की जो है कि साइड कर दिया जाएगा। तो ये उनके मन में पहले ही चीजें बैठ जाती हैं कि नहीं, हम लड़के हैं और या हम लड़की। लेकिन अगर मैं हार्मोन वाइज बात करूं तो 3 से 5 साल की वो एज होती है जिसमें कि हम एक मेजर जेंडर डिफरेंस देखना शुरू करते हैं। और उससे पहले लगभग बराबर ही मतलब लड़की और लड़कियों में कोई उनको, क्योंकि जब तक जेंडर का खुद का ही भान नहीं वर्तिका, होता है कि आप हम क्या डिफरेंस देखती है, हैं, इसमें डिफरेंस होना चाहिए या नहीं? डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कोई आलोक जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई कह ही नहीं सकता कि डिफरेंस होना चाहिए, बल्कि जो डिफरेंस होना चाहिए आज के जमाने में वो ये होना चाहिए कि लड़कियों को, जैसे मैं आपने पत्रकारिता की बात की तो मेरे लिए तो इतनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि मैं अपने परिवार में पहली लड़की थी जो घर से बाहर निकल के दिल्ली में आई और अकेले रह के पढ़ी। तो मैं एक कंजर्वेटिव फैमिली से आती हूँ और उसमें पत्रकारिता का पेशा चुनना अपने आप में ही बड़ा एडवेंचर था। तो मेरे पिताजी ने आइए पेशे की ग्रेजुएशन बात की, अपन मोनालिसा मैम के पास चलते हैं इस बात को आगे ले जाने के लिए। मैडम, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है जो वर्तिका कह रही हैं, लेकिन जो परिवार है वो कुछ चीजें बताता है कि जैसे लेट नाइट है, बेटा अगर देर से लौटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बेटी
लेट आए तो प्रॉब्लम है, ड्रेस बेटा कुछ भी पहने प्रॉब्लम नहीं है, बेटी अगर अपने हिसाब से मिनी पहनती है या अलग तरह की ड्रेस पहनती है मोनालिसा मैम तो प्रॉब्लम है। बिहेवियर को लेके मैंने कई बार अपने खुद के परिवार में भी सुना है, बिहेवियर को लेके कि आप अगर जोर से हंस दें या अलग से, यानी जो एक केयर फ्री जो बिहेवियर होता है तो उसमें फीमेल्स को रोका टोका जाता है। डिसिप्लिन को लेके वर्तिका मैडम ने जैसा जॉब का उल्लेख किया, जॉब को लेके ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस हैं हमारी सोसाइटी में। तो कहने में अच्छा लगता है कि दोनों को एक जैसा रखना चाहिए, लेकिन क्या एक जैसा हो पाता है, रखा जा सकता है क्या? मोनालिसा मैम, नमस्कार। सॉरी मोनालिसा मैम सेंचुरियन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर हैं और आपने काफी काम किया है फीमेल डेवलपमेंट में, चाइल्ड डेवलपमेंट में, और भारत सरकार की जो पॉलिसीज बनती हैं उसमें आप हमेशा उनकी मददगार होती हैं, एडवाइजर रहती हैं। मोनालिसा मैम बताइए। आलोक जी, आज जब सुबह आपने मुझे ये भेजा ये टॉपिक, आई वाज एक्चुअली रीडिंग दिस बुक होमो डियोस एंड होमो सेपियंस, वो सीरीज। You know, there we have very nicely the writer has said there are three ways of conditioning the society. एक तो natural है, which we said that there is a physical attribution, physical difference between a woman and a man, or a girl or a boy child, okay, that we cannot touch at all because that is already given by the nature. Second is societal. Society ने तुम्हें क्या दिया, ठीक है? But being a parent, we have to work on the third aspect, that is emotional development. Intellectual तो societal में आ जाता है, तो emotional intellectual difference. I myself have a 19 years old son who is now preparing for his entrance. He will be in grade school. So it was very important for him to understand how to respect a woman. क्योंकि women are already conditioned because societal जो आ गया, she's already conditioned to take care of the father, take care of the mother, चाय बनाओ ये बनाओ. But the difference and the issue comes when the son plays a role. और हमारे भारतीय संस्कृति में बोलिए या वेस्टर्न संस्कृति में बोलिए, वो जो बोलते नहीं है, the man with the globe, the man with the globe. We have not seen the woman with the globe. So कहीं ना कहीं the larger responsibilities falls on the son, on the male child. उसको वो फैमिली एनवायरनमेंट में उसको इनकलकेट करना पड़ता है. For example, when he was very small, I got my first government job. In fact, I'll tell you, when he was born, I was not even graduate. My husband supported me when now I'm a PhD and going globally, taking care of different policies. So he has seen my husband accepting my success, accepting that कि mama late night आएगी, it is okay, एक male colleague phone करेगा, it is okay, mama is very representative, she goes to salon, papa is never insecure about her beauty, about her appearance, you know. ये छोटी छोटी चीजें फादर से बेटे पे जाता है. बेटी इज ओके, पापा हैंडसम हो, मम्मी ब्यूटीफुल है, दैट इज ओके. उसको तो बचपन से हम ये देते कि दैट यू आर माय प्रिंसेस, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, यू हैव टू ब्यूटीफाई द कबर्ड. बट बेटा, ही इज द बैटन होल्डर ऑफ द सोसाइटी सोशली. दैट इज हो गया है अभी, जब से दुनिया शुरू है तब से हमने बोलते दैट दे आर द राइडर एंड where that they are the armor man on a black horse. So जब वो आता है, we have to make them understand, never get insecure if your woman in the house or your future woman in your life is more successful than you, is more calibered than you. Never get threatened. Woman is never a threat to you. A mama is accepted by the father. ये एक चीज है. मोनालिसा मैम, जो बायस्डनेस की जो मैं बात कर रहा था उस पर थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ड्रेस को लेके, बिहेवियर को लेके, जॉब को लेके, डिसिप्लिन को लेके, क्या आप भी बायस्ड रहती हैं मेल और फीमेल के बीच में? This is again societal. So I'm saying societal, तो ये तो उसके अंदर इंजेक्ट हो ही गया है. He is grown up in the society where he has seen this. But when it comes to the family, when it comes to the parenting, we are talking about parenting. उसमें वो इंजेक्ट करना पड़ता है कि it is okay when your father is accepting your mother in a modern dress, तो तुम एक्सेप्ट करो कि मिनी स्कर्ट पहनने से कोई, you should not develop a perception, negative perception of a woman. चलिए ओमप्रीत मैडम से सवाल पूछते हैं डिवीजन ऑफ वर्क को लेकर. ओमप्रीत मैम, क्या जब आप एज अ पेरेंट आप देखती हैं मेल चाइल्ड में या फीमेल चाइल्ड को, जब आप ग्रो करती हैं, तो क्या डिवीजन ऑफ वर्क आप जो बच्चों को सिखाती हैं, जैसे किचन का काम है तो आपको लगेगा कि घर की बेटी करे, बेटा बाहर कोई सामान लाना है तो बेटा लेने चला जाए,
क्या उसको इस तरह की चीजें बचपन से सिखाई जानी चाहिए कि जो फ्यूचर में वो एक कंपेनियनशिप डेवलप हो? क्योंकि हमारी जो रूढ़िवादी फैमिली, उसमें तो अगर कोई पति अपनी पत्नी के साथ किचन में काम करे तो वो कहा जाएगा, उसकी माँ ही कहेगी। अगर मैं ही अपनी पत्नी की हेल्प करूं किचन में तो मेरी माँ ही कहेगी कि जोरू का गुलाम है। तो क्या एक अब वो चूंकि सामान बदला है, चीजें बदली हैं, समय बदला है कि फीमेल भी वर्किंग है, मेल भी वर्किंग है, तो इस तरह की कंपेनियनशिप, इस तरह की हेल्पिंग, इस तरह का साथी होना, है ना, पति परमेश्वर बन के ना बैठे के चाय दो खाना दो, तो ये तमाम तरह की चीजें हैं, ये क्या बच्चों को इसी एज में सिखाई जा रही हैं? और एक क्वेश्चन जो आपके साथ हमेशा रहता है कि इंडिया और अमेरिका में कंपैरिजन अभी आपको करना होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको जवाब देना होगा। तो दो क्वेश्चन है आपके लिए। जी, बिल्कुल। तो मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करती हूँ अनबायस्डली। इस जैसे प्रतिभा मैम ने कहा और हमने बाकी सबसे भी सुना, मोना मैम से एंड वर्तिका मैम से अभी तक, कि मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड एक सर्टेन एज तक वो पेरेंट्स के लिए एक बच्चा ही होता है, राइट? एक आफ्टर सर्टेन एज उनका एक डिफरेंशिएशन चालू होता है। वो भी इसलिए नहीं कि वो बिकॉज ऑफ देयर जेंडर, इट्स बिकॉज जैसा उनको भगवान ने बनाया। फॉर एग्जाम्पल इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे मोना मैम ने कहा कि उनके इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, उनकी इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंगली ही आप पेरेंटिंग कर सकते हैं, राइट? जैसे मेरी बच्ची अभी 9 ईयर्स की है एंड यू वोंट बिलीव, मैंने उसे सिखाया नहीं क्या करना है क्या नहीं। 9 टिल नाउ उससे ना तो सॉफ्ट टॉयज पसंद थे और ना ही उसको पिंक कलर पसंद था, एंड शी वाज नेवर रेडी टू गेट रेडी। कभी मैं हमेशा बोलती थी उसने कभी मेरी लिपस्टिक यूज नहीं की, कभी नहीं, कभी खराब नहीं किया। द डे शी हैज टर्न्ड 10 इयर्स, अभी पिछले जनवरी में, उसका अचानक से इंटरेस्ट चेंज हो गया। यही बॉय चाइल्ड होता तो शायद उसका इंटरेस्ट चेंज हो जाता। तो हमारी एज ए ड्यूटी पेरेंट ये रहती है, उनको इमोशनली और सोशली, जैसे मैम ने बताया, सोशली वी हैव टू ट्यून आवरसेल्व्स कि हम उनको उस तरह उनके अकॉर्डिंग, जिससे वो समझे, जिसमें वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो हमारे साथ सब चीजें शेयर कर सके। इफ दे डिमांड डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग तो जरूर करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गर्ल को ज्यादा बात करना पसंद है तो हम ज्यादा बात करके उससे क्लोज रह सकते हैं। बॉय इन्वॉल्व होना चाहता है फादर के साथ या मे बी मदर के साथ किसी एक्टिविटी में, तो उसको उसके साथ वही काम करके आप उनके क्लोज हो सकते हो। पर मेन इंटेंट यही होना चाहिए कि चाइल्ड शुड फील कंफर्टेबल पेरेंट के साथ, हर चीज शेयर करे और उससे क्लोजनेस रहे। लेकिन एज अ पेरेंट मेरी एक और ड्यूटी बनती है, मुझे उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, चाहे वो जॉब हो, हाउस होल्ड के चोर हो या जो भी डेली के काम हो, और चाहे आप उनको सोशल जैसे हायरार्कियल चीज देनी है, या मुझे सिखाना है कि बेटा पापा का बिजनेस है ये तुम्हें, या मेरा बिजनेस है ये तुम्हें ही इनहेरिट करना है, चाहे वो गर्ल हो या चाहे बॉय हो। तो अगेन अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे लगता है उनको कोई भी डिफरेंस नहीं रखना चाहिए अनलेस उनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट हो तो। दूसरी चीज जो आपने मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि यूएस में और इंडिया में, यूएस में तो कोई फर्क नहीं है। एक सर्टेन एज तक पेरेंट्स कोई फर्क नहीं करते हैं। अगेन अगर बच्चा चाहता है कि वो मतलब मुझे एज अ गर्ल ही ट्रीट किया जाए, ट्रीट मी एज अ प्रिंसेस, तो डेफिनेटली पेरेंट वैसे ही अकोमोडेट हो जाता है कि हाँ भाई तुम्हें प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। बॉय अगर चाहता है, क्योंकि यहाँ तो आप जान ही रहे आजकल दुनिया हैज चेंज, नॉट ओनली इन इंडिया, आजकल तो लड़के भी प्रिंसेस की तरह, कुछ लड़के चाहते हैं कि वो प्रिंसेस बन के ही रहें। तो अगेन डिपेंड्स ऑन देयर ओन पर्सनल चॉइस, वो रहता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि दोनों लड़के और लड़की, मुझे लगता है जो काम है, जो एक्टिविटीज हैं, जॉब्स हो या घर के एक्टिविटीज हो या घर के काम हो, दोनों को इक्वली सिखाना चाहिए। क्योंकि विद चेंजिंग टाइम्स आजकल लड़के भी हाथ बटाते हैं घर में, जैसे लड़कियां औरतें बाहर का काम इक्वली करने लगी हैं, तो दोनों को इक्वली करना पड़ेगा। उसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आज से 14 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी मदर इन लॉ बहुत कंजर्वेटिव थी कि नहीं, हस्बैंड्स को या मैं इवन मेरे फादर इन लॉ को किचन में नहीं जाना चाहिए अगर बहू और मतलब मेरी साथ साथ में हम दोनों काम कर रहे हैं तो। नाउ सोचिए आज से शादी के करीब 7-8 साल बाद उनका भी डायनामिक्स चेंज हो गया जब उन्होंने देखा कि मैं इक्वली अपने हस्बैंड के साथ 10-10 घंटे काम जाती हूँ। तो अगर वो आके मुझे पानी उठा के या मेरी मदर इन लॉ को चाय बना के दे देते हैं अपनी माँ को, तो उनको अब बुरा नहीं लगता है। नाउ शी अंडरस्टैंड। तो जब वो रेडी हैं उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ओमप्रीत, बुंदेलखंड में जो मेल है उसको बोलते हैं लोग, और एक नया शब्द है ऐसे लोग जो अपनी पत्नी की मदद करते हैं, या जो जेंडर बायस्ड नहीं है, जो अपनी पत्नी को कंपेनियन मानते हैं, उनके लिए एक गाली नुमा शब्द है लुगिया। यानी वो लोग जो पत्नी की मदद करते हैं, अगर आप अच्छे लोग तो आप लुगिया है, तो एक गाली जैसी होती।
हमारे साथ प्रियंका है। प्रियंका ने ज्योग्राफी में एमए किया है, एमबीए किया है, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और पेरेंटिंग में बहुत अच्छा विचार रखती हैं। प्रियंका, हम सवाल पर्सनल कह पूछते हैं कम्युनिकेशन की वजह से, लेकिन बात जनरल होती है, यानी व्यक्तिगत आपके परिवार का सवाल नहीं, मैं जनरल सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आप एक तो कंपैरिजन करके बताइए कि आपके मदर फादर का सोच क्या था और आपकी सोच में क्या अंतर आया है मेल और फीमेल को लेके। एक जैसे बेसिक बात मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहाँ एक सोच है कि अगर बेटा है तो उसके एजुकेशन के लिए मदर फादर पैसा इकट्ठा करते, बेटी है तो उसके दहेज के लिए इकट्ठा करते। मेरे एक दोस्त है, उनके पास जो भी पैसा था तो उन्होंने अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज के डोनेशन के लिए रखा है और बेटी के दहेज के लिए रखा है। तो ये क्या सोच अभी भी है या कुछ सोच बदला है? और क्या आपने भी ऐसा अपने बेटे के लिए एजुकेशन के लिए और बेटी के लिए दहेज के लिए रखा है क्या? ये जनरल बात है, सवाल भले व्यक्तिगत है लेकिन जनरल पूछ रहा हूँ। प्रियंका जी। जी, एक्चुअली ये सारी चीजें जो डिसाइड होती हैं वो जो स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स होते हैं ना, सोशल जो नॉर्म्स हैं, बेसिकली बहुत चीजें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। पर आज आप देखो ना तो एक शिफ्ट आ रहा है उसमें। आज अगर आप देखो तो एक मिसेस जैसी मूवी भी है जिसको लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक सोशल थिंकिंग में या सोशल थॉट प्रोसेस में एक शिफ्ट लोगों के आ रहा है। तो पहले जैसे हम एड देखते थे टीवी पे, एडवर्टीजमेंट्स आते थे जो, उनमें वॉशिंग पाउडर निरमा है तो सारी लड़कियां औरतें दिखाई देंगी, वॉशिंग मशीन का एड है औरतें दिखाई देंगी। तो आप कई चीजों को ना देख के आपको लगता है कि शायद ये काम औरतें करती हैं, शायद ये काम आदमियों के हैं। ऑफिस में जा रहा है, अपनी पत्नी को प्रेशर कुकर दिला रहा है कि आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, इस तरह के ऐड। तो ये हमने बचपन से देखे। तो एक जो सोसाइटी का जो नॉर्म था ना, जो एक स्टीरियोटिपिकल जो नॉर्म्स थे, वो बिल्कुल उसी तरह के थे कि लड़कियों को एक इसी तरह की उसमें देखना है। और अगर मैं अपनी पर्सनल बात भी कहूँ कि मेरे फादर हमेशा से, मदर का भी हमेशा से था कि फाइनेंशियली तुम्हें इंडिपेंडेंट होना है, लेकिन कहीं उनको ये मन में था कि फाइनेंशियली कितना भी लड़की इंडिपेंडेंट हो जाए, एक अच्छा घर परिवार, टाइम से शादी। क्योंकि आप कुछ भी देखो, लड़कियों की एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती ही है और उस बायोलॉजिकल क्लॉक का आपको ख्याल रखना ही होगा। अब जैसे मैं एक डॉटर की भी मदर हूँ, एक सन की भी मदर हूँ। मेरी 22 ईयर ओल्ड डॉटर है, शी इज गोइंग टू बी 22 ईयर ओल्ड, माय सन इज 15 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे लगता है कि ठीक है, टाइम से पढ़ ली, शी इज अब नाउ शी इज डूइंग जॉब, तो जॉब कर रही है, लेकिन उसको मालूम है कि उसको घर परिवार बसाना है। तो ऐसा नहीं कि दिमाग में ये नहीं है कि इसको शादी भी करनी है, इसको वो भी करना है। प्रियंका, आपकी लेकिन प्रायोरिटी क्या है? बिटिया की शादी या उसका कैरियर? नहीं बेटे की शादी या नहीं, उसका कैरियर? शादी तो कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, जो मेरे फादर ने भी हमेशा ध्यान में रखा, कि आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है, फाइनेंशियली पूरी तरह से आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि मेरे हस्बैंड की बहुत डिमांडिंग जॉब थी और मुझे लगा कि अगर मैंने एक होम मेकर की तरह काम करना नहीं शुरू किया तो शायद बच्चे निग्लेक्ट हो जाएंगे, वो अटेंशन नहीं मिलेगी। इज इन इंडियन रेलवेज, तो उनका 24/7 का जॉब है। तो आपका जो मेन क्वेश्चन था कि मेरा ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं है, क्योंकि शायद उस जनरेशन के साथ, क्योंकि हाँ, इससे पिछली जनरेशन का ये एक सोच था कि लड़कियों को कैसा भी हो, घर परिवार अच्छा चाहिए और तो लड़का अब अच्छा चाहिए। बदला है क्या? जो मैं जानना चाहता कि पहले जो माता बिल्कुल पिता बदला, थे वो बहुत दहेज कुछ के लिए बदला पैसा है। जमा करते। हाँ, मतलब जैसे जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारी जनरेशन के पढ़े लिखे लोग हैं, उनके दिमाग में तो शायद ये बात कभी नहीं आती। बल्कि पता है मेरे दिमाग में क्या बात आती है? वो शायद बेटे को भी फील होती होगी कि मम्मा दीदी को ज्यादा पैम्पर करती है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि मालूम है कि बेटी घर बसाएगी, शादी करेगी और इसकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। क्योंकि अभी हमारा समाज कितना भी खुल गया हो, इतना नहीं खुला कि लड़कियों को वो सारे चैलेंजेस ना आए, या वो डबल रूप में ना देखे कि बच्चे भी पैदा करेगी और उसके बाद फिर जाके जॉब भी ज्वाइन कर लेगी, फिर बच्चे का भी ख्याल रखेगी, फिर मेड के भरोसे छोड़ेगी, क्रैच के भरोसे छोड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बेटी को शायद ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है कि इसको शायद लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं एक ज्यादा प्रोटेक्टिव मदर हूँ उसके लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ में चैलेंजेस ज्यादा होंगे ही होंगे, क्योंकि ठीक हमारा है। समाज ऐसा है।
मैं सेशन को 5 मिनट एक्सटेंड कर रहा हूँ आप लोगों से परमिशन लेके, क्योंकि एक राउंड और मैं चाहता था कि 2-2 मिनट हम सब लोग सॉल्यूशन पे जरूर बात कर लें। तो आप लोग परमिशन दे रहे हैं ना 5 मिनट एक्सटेंड करने का? तो बस 5 मिनट बस एक्सटेंड करते हैं ताकि हम 2-2 मिनट एक बार फिर आपके पास आ पाए। डॉक्टर प्रतिभा रॉय, मैं आपसे सेकंड राउंड में जानना चाहता हूँ कि अच्छी परवरिश की जो सॉल्यूशन आप क्या देंगी कि मेल और फीमेल को आप दोनों रखें, एक किस तरह से एक बैलेंस परिवार में होना चाहिए? एज अ टीचर आप क्या देखती हैं कि क्या आपका एडवाइस रहेगा? वो अभी हमने पूछा कि क्या है, लेकिन आपका एडवाइस क्या है कि मेल और फीमेल दोनों की परवरिश, देखिए बायोलॉजिकली कुछ डिफरेंस तो रहता है, लेकिन क्या एक जैसी किस तरह से होनी चाहिए? अपॉर्चुनिटी इक्वल होना चाहिए। जी एवरी चाइल्ड शुड गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो कैरियर को डिसाइड करने में हो, चाहे वो इनहेरिटेंस में हो, चाहे उनका टाइम कितना, किसको बच्चे को कितना दिया जा रहा है, इक्वल होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। वर्तिका मैडम, प्रतिभा मैडम ने जो बात की, आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो आपसे समाज के भी हम सवाल पूछना चाहते हैं कि आप घर से बाहर निकलती हैं। जो मैडम ने इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की, तो ये बात घर से निकलकर समाज में जाती है, क्योंकि समाज में जिस तरह की बात हम देखते हैं, जब अपनी घर की बेटी आप जाती है तो अपन को लगता है कि मेट्रो में हाँ एक अलग से डिब्बा होना चाहिए फीमेल के लिए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्या समाज में हैं, और उन अपॉर्चुनिटीज को देख के आप क्या सजेस्ट करती हैं पेरेंटिंग के लिए कि मेल और फीमेल की पेरेंटिंग किस तरह से हो कि बाजार में उनको अपॉर्चुनिटीज भी तो मिले? जी वर्तिका मैम। जी, तो आलोक जी, पहली बात तो ये कि अपॉर्चुनिटीज आज भी समाज में एक जैसी नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटीज में बराबरी लाने की कोशिश सिस्टम की तरफ से होती है तो समाज उतना तैयार नहीं है। आज भी वो एक मेट्रो का डब्बा जो लड़कियों के लिए है उसको लेके लोगों की तानेबाजियां होती हैं, फप्तियां होती हैं, और उस डब्बे को एक विशेष निगाह से देखा जाता है। वो जिस दिन निगाह हट जाएगी, जिस दिन लड़कियां लड़कों के डब्बों में बिना किसी डर के यात्रा करने के लिए सहज महसूस करेंगी, या लड़के उनके पास बैठ के उतना ही सहज महसूस करेंगे जितना किसी सहयात्री के साथ, मेल सहयात्री के साथ करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑफिस में देख लीजिए आप, अगर किसी लीडरशिप पोजीशन पे लड़की है तो उसे देख के जिस तरीके की 50 चीजों की बात होगी, अगर मेल एम्प्लॉय अपने मेल बॉस की 4 डांट सुन के जो है खुश रह के ऑफिस से घर जा सकता है, लेकिन अगर फीमेल बॉस उसको एक बात कह देगी तो उसकी ईगो पे बात आ जाती है। वहां पे वो जेंडर बायसेस आज भी हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज में है। और ये चीजें खत्म होने का नाम मेरे ख्याल से खाली इंडिया की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो इंटरनेशनल अफेयर्स देखा है, तो ये इंटरनेशनली भी आज तक भी आप यूएन का डाटा उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े विकसित देशों में आज भी जेंडर गैप है। और उसका रीजन, अब मतलब हमें लगता है कि विकसित देश हो गए वहां पे कोई जेंडर गैप नहीं, केवल अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। ये स्त्री और पुरुष के बीच का जो संघर्ष है, ये हम लड़कियां बचपन से उससे जूझती आई हैं, और हमें लगता है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और भारत में खाली ये दिक्कतें नहीं, पूरे विश्व में आज भी महिलाओं को इससे जूझना पड़ रहा है। इनफैक्ट मैं बच्चों की बात कर रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन की एक रिसर्च है, जो हम बात कर रहे थे ना शुरू से, चॉइसेस कैसे चेंज होती हैं सोसाइटी के प्रेशर से। उस यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन, जो स्वीडन सोचिए आप कितना विकसित देश है, उसकी एक रिसर्च ये कहती है कि जब 1 साल के बच्चे की वहां एक रिसर्च हुई कि 1 साल के बच्चों को देखा गया कि वो क्या चूज करते हैं, तो उसमें 70% लगभग लड़के और लड़कियों ने बॉल को ही चूज किया पहले अपने खिलौने के तौर पे। लेकिन जैसे ही वो 3 साल के होते हैं, उन्हीं सेम ग्रुप पे जब वो रिसर्च की गई और देखा गया कि 0% बच्चे, आप सोचिए 70 की वहां पे करीब 40% लड़कियों ने वहां बॉल को छोड़ के डॉल को चूज किया, और 0% बच्चों ने, लड़कों ने डॉल को चूज किया। जबकि तो ये डॉल को ना चूज करने का वो क्या रीजन ऐसा हो गया कि 1 साल में लड़के और लड़कियों दोनों की चॉइस एक जैसी थी, और 2 साल में ऐसा क्या डिफरेंस हो गया? क्योंकि सोसाइटी की कंडीशनिंग जो होती है कि नहीं नहीं नहीं, लड़के तो डॉल को टच करने से भी डरेंगे, और जो है लड़कियां जो है वो डॉल को चूज करेंगी। तो हमें ये बहुत सोचने की जरूरत है कि हम कैसे छोटे बच्चों के दिमाग में ये जेंडर बायसेस डाल रहे हैं। आज तो मैं कहती हूँ बहुत माहौल सुधरा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किए जाने की चलिए कोशिश है। मोनालिसा और मैम खास से इस करके बात को हम लड़कों की समझते हैं। माओं से मैं गुजारिश करूंगी कि लड़कियों की माएं अपनी बच्चों को इंडिपेंडेंस सिखाएं, जैसे कि प्रतिभा मैम ने कहा, प्रियंका जी ने कहा,
और ओमप्रीत जी ने कहा कि इंडिपेंडेंस सिखाए लड़कियों को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, जो हमारी जनरेशन को कभी नहीं सिखाई गई। कहा गया कि नहीं शादी हो जाएगी तो पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी आपकी, ऐसा नहीं होता है। और लड़कों को ये सिखाया जाए कि कैसे अपने हमसफर को, लड़कियों को अपने इक्वल रख के उनके साथ जिंदगी आगे बिताए। मोनालिसा मैम, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इमोशंस का, कि मेल चाइल्ड को अलग इमोशंस सिखाए जाते हैं, फीमेल चाइल्ड को अलग इमोशंस सिखाए जाते हैं। तो इसमें किस तरह से बैलेंस आप बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को, कि एक माँ है, उसकी बेटी भी है, बेटा भी है। तो बेटा अगर रोने लगे तो कहते नहीं नहीं तुम बेटे हो, तुम्हें रोना नहीं है, यू हैव टू फाइट। अगर फीमेल रोती है तो उसको नॉर्मल मानते हैं। तो मोनालिसा मैम बताइए कि मेल और फीमेल में इमोशंस बिल्डअप है, इसमें आप हमारे पेरेंट्स को क्या सलाह देंगी, कैसे करें? तो मेरा पूरा डिस्कशन 3 लाइनों पे खत्म होगा। For the son, he has to be having 2 emotional development. One is tolerance, which means it is okay that the woman in the house is successful than you. It's okay to give her financial liberty. You know, this acceptance, tolerance. And second, he should be emotionally strong to understand to the balance. ठीक है, बीवी के ऊपर सब, मम्मी के ऊपर सब ने, फेलियर, ब्लेम गेम, इस सब से बाहर निकलना है। बच्चा फेल हुआ, मम्मा का दोष, खाना नहीं बना, मम्मा का दोष, प्रेस वाला कपड़ा नहीं मिला, मम्मा का दोष। तो उसको ना वो इमोशनली वो डेवलप करना है कि द वुमन इज नॉट अ सुपर पर्सन, she is just a human. Even mom is just a human being, and empathetically I have to understand. So equality, sense of equality, it is okay that my mom or my future wife or my girlfriend is, and सबसे important, understanding a no. आजकल के जमाने में क्या हुआ है सर, but men is like मर्द को दर्द नहीं होता है, मर्द ना नहीं वो ही मैं जानना चाह रहा था। होता ही है बस। the personal chats are on all over the world. He is stigmatized. क्या तुम अपने मम्मी के साथ ये करोगे? एक मम्मी के साथ लड़ाई हो, will you go outside and say about your sister and mama? नहीं. So this is the empathetic approach of a son should be developed. Acceptance कि वो ना भी बोल सकती है, वो financially तुमसे liberated है, she is in a higher position. And the second important thing for a man is to be empathetic. Not that woman is a superman. And for a girl child, यूनिवर्सिटी में हमने बहुत बार देखा है that girls are just giving up their positions. प्लेसमेंट नहीं लेना है। हाले क्यों भाई, क्यों प्लेसमेंट लेना? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से नीचे चला जाएगा। So for a girl child, I will always say acceptance. The only thumb rule for any successful girl or a woman whom we say that they are empowered is acceptance. Acceptance of their looks, acceptance of their position. It is okay that I accept I am more successful than my husband. मैं नीचे, बहुत सारी लड़कियों को देखा होगा, दे आर टॉल बट दे हंच, क्योंकि वो सोसाइकल कंडीशनिंग है। यू कांट लुक टॉल, झुका के चलो, यू नो। चलिए ओमप्रीत मैडम से इसका एनालिसिस पूछते हैं। जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें दिमाग में आते हैं वो मैं ओमप्रीत मैडम के लिए इसलिए भी रखता हूं कि आपको एनालिसिस करना है, सारे डेटा इकट्ठे करिए और एनालिसिस करिए। मैडम, जितनी अच्छी बातें हैं और जो एक्चुअल बातें हैं, हमारे समाज में डिफरेंस है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी पायलट ऑफिसर बने, आप चाहते हैं कि आपकी बेटी भी इंजीनियरिंग करे, आपकी बेटी भी मैथ्स ले, ये तमाम जो आइडियलिस्टिक बातें हैं ये सारी अच्छी हैं, आपकी बेटी भी अपने हिसाब से ड्रेस पहने। लेकिन जो मेन डिफरेंस है हकीकत में और समाज में, इसको कैसे गैप करें? और दूसरी बात जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसके लिए आप अपनी बेटी को तैयार कैसे करेंगी? या जो हमारे माता पिता इस शो को देख रहे हैं वो अपनी बेटी को उस स्थिति में और जो हो रहा है उसके बीच के गैप को इमोशनली कैसे तैयार करें? ये आप क्या सलाह देंगी पेरेंट्स को? ओमप्रीत मैम। बिल्कुल, जैसा आपने बोला सर, जो एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल रियलिटी है, डिफरेंस है, वो ऊपर से भगवान से बन के आया है, वो डिफरेंस रहेगा ही। बी इट बॉडी स्ट्रक्चर बोले या आप उनके प्रेजेंस बोले, women are made to attract and I am not objectifying women. Females, be it वो animals में हो या जो भी हो, they are made for reproduction specially, and males are made for social बाहर जाके physically heavy काम करने के लिए बने थे पुराने जमाने में। चीजें चेंज हो गई, नया जमाना आ गया, सब कुछ ओके हो गया, सब चीजें इक्वली होते जा रही है, बट स्टिल द डिफरेंस स्टिल विल बी देयर। फीमेल्स ही रहेंगी, मेल्स ही रहेंगे, फिजिकली भी और इमोशनली भी, मेंटली भी। बट इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दें।
मैं अपने अच्छी चीज है कि मुझे स्पेशली कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, बिकॉज अगेन पेरेंटिंग में चाइल्ड मेल और फीमेल के लिए कोई मैनुअल नहीं है। अच्छी चीज रही कि हम लोग हमेशा सिस्टर्स ही रही हैं, आई डोंट हैव अ ब्रदर। तो हमने देखा है कि मेरे एंड वी आर वेरी क्लोज टू अवर फादर एज कम्पेयर टू मॉम। तो हमने देखा है कि हमारे फादर ने हमें कैसे रेडी किया। उन्होंने यही किया कि उन्होंने हमें हर चीज सिखाई, फ्रॉम टेकिंग आउट मनी फ्रॉम बैंक से लेके बैंकिंग, स्कूटर चलाना, बाइक चलाना, वी हैव रोड दैट मेंस बाइक एज वेल, साइकिल चलाना, अकेले ट्रैवल करना। उस जमाने में जब हम, आज से मैं करीब 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब ज्यादातर लड़कियां अकेली ट्रैवल नहीं करती थी। आई हैव ट्रैवल्ड, माई सिस्टर्स हैव ट्रैवल्ड। मेरी सब सिस्टर्स जॉब करती रही हैं आफ्टर आफ्टर कॉलेज, आफ्टर एजुकेशन। तो मेरे पिताजी ने हमेशा यही सिखाया है कि बेटा एक सीमा होती है, वो मेल के लिए भी होती है, फीमेल के लिए भी होती है। अपनी वो लिमिट कभी क्रॉस मत करना। और अंदर से सबको पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे एशियन फैमिलीज में स्पेशली, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो आई कैन टॉक मोर अबाउट एशियन फैमिलीज, हम वो सिखाते ही हैं कि एक बेटा सर्टेन एज तक हम टॉलरेट नहीं करेंगे इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। एंड उसके बाद तो मैं अपने बच्चे को, अभी तो नहीं, लेकिन सर्टेन एज जब उसकी होगी, जब वो 13 ईयर्स के आसपास होगी, मेरे लिए उसको सेक्सुअलिटी समझाना बहुत जरूरी है और उसके ड्रॉबैक समझाना जरूरी है। उसका जो भी पॉजिटिव साइड है वो तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। तुम फीमेल हो, तुमको ये चीजें बेटा ध्यान रखना है, और आपको ये नहीं करोगी तो बेटर है। और उसके बाद भी बच्चा करना चाहेगा तो आप एज अ पेरेंट थोड़ा एक्सेप्ट करके, थोड़ा दुखी होके समझा ही सकते हैं अगेन। बट एज अ पेरेंट तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया, क्योंकि जब मैं 12th के बाद बाहर कॉलेज पढ़ने जा रही थी तो मेरे पिताजी ने सिर्फ 2 चीजें मुझे बोली थी कि बेटा समाज में मुझे आंखें ना झुकानी पड़े कभी, और दूसरा कभी तुम्हारे नंबर कम ना आए जिससे तुम्हें आगे अपॉर्चुनिटी ना मिले। तो ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो आई जो थिंक मैं भी आखिरी वही पास सवाल ऑन है करने की वो कोशिश मैं करूंगी। प्रियंका से पूछता हूँ। प्रियंका, एक वर्सटाइल पर्सनालिटी हमारे समाज में चलती है कि हम चाहते हैं कि जो मेल है वो स्टडी भी करे, बेटा है वो स्टडी भी करे और फिजिकल एक्टिविटीज भी करे, कल्चरल एक्टिविटीज भी करे, अपनी पर्सनालिटी को वर्सटैलिटी के साथ ग्रो करे, विविधता के साथ ग्रो करे। लेकिन फीमेल चाइल्ड के बारे में हम सोचते हैं कि अच्छे से साइंस ले ले, बायोलॉजी ले ले, 80% मार्क्स आ जाए और यानी उसकी एजुकेशन ठीक हो, कोचिंग ठीक हो, एक अच्छे टीचर के साथ। लेकिन सिंगिंग में वो चली जाए, वो डांसिंग में चली जाए, वो खेलने चली जाए, ये शायद ऐसा कम होता है समाज में। आप इसको किस तरह से देखती हो? क्या ये होना चाहिए? क्या आप अपनी बेटी को भी वर्सेटाइल पर्सनालिटी बनाना चाहती हैं कि उसकी जो हॉबीज है वो भी डेवलप कर सके? तो ये होता है या ये होना चाहिए, दोनों पे बताइए जी। ये देखिए, जहां से मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि जहां से मैं हूँ वहां पे मतलब बीइंग इन अ ऐसी फैमिली में अपने बच्चे को सारी अपॉर्चुनिटीज दे पाई हूँ। उसको जो जो भी करने का मन हुआ, उसने बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट किए। उसने डांस भी सीखा, वो कथक ट्रेन डांसर है, वो म्यूजिक भी कंपोज करती है, गिटार 3-4 तरह के वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेती है। जबकि मेरी बेटी की जो सोच है, वो उसको रीडिंग का बहुत शौक है। तो वो इतनी फिजिकल एक्टिविटीज, कभी इतना फिजिकली एक्टिव नहीं रहा वो जितना मेरी डॉटर हमेशा फिजिकली एक्टिव रही। तो शायद अब लोगों की सोच बदल गई, क्योंकि मैं जहां से आती हूँ वहां पे मैंने देखा है कि लड़कियों को भी लोग चाहते हैं कि इनमें बहुत तरह की डिफरेंट तरह की कलाएं या डिफरेंट तरह के ये सीख पाए। और लड़कों के लिए भी उनको लगता है, मतलब प्राउड फील होता है पेरेंट्स को कि देखो हमारा बेटा स्विंग कर रहा है, या टीम में है, या स्कूल टीम में है, क्रिकेट में या फुटबॉल में। तो मेरी डॉटर ने फुटबॉल में भी मेडल लिया है स्कूल टीम में। बेटा नहीं कर रहा है उतनी फिजिकल एक्टिविटी। तो ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन हाँ, पिछली जनरेशन में ये होता था कि लड़कियों को चलो खाना अच्छा आ जाए, सिलाई कढ़ाई आ जाए, स्वेटर बिनना आ जाए, क्रोशिया कर ले, इस तरह के काम कर ले, ये रहता था। और डांस और म्यूजिक तो बिल्कुल लोग सोचते थे कि अगर ठीक है, अगर तो ये आपको बजा लगता ले। है कि फीमेल चाइल्ड को भी एक्टिव होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी विविध होनी चाहिए, वर्सेटाइल होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि दोनों को चॉइस मिलनी चाहिए। लड़कों को भी चॉइस मिलनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं। ये चॉइस दोनों के पास अवेलेबल होना चाहिए। कोई चीज इम्पोज नहीं करनी चाहिए आपको उनके ऊपर, बेटे के ऊपर भी या बेटी के ऊपर भी। क्योंकि एक न्यूट्रल तरह की पेरेंटिंग, जैसे मैं देखती हूँ कि मेरे बेटे को कुकिंग का बहुत शौक है, वो बहुत अच्छा बेक करता है।
और मेरी बेटी को कभी नहीं मालूम होता है, किचन में जाती भी नहीं है, और बेटे को सब मालूम होता है कि शुगर कहाँ पे रखी है मम्मा ये और वो इतनी एक्सोटिक चीजों का नाम लेता है, तो ठीक है, वो उसको मैंने कभी डिस्करेज नहीं किया कि तुम लड़के हो तो तुम किचन में क्यों जाते हो, या अपनी डॉटर को मैंने कभी नहीं कहा कि तुम लड़की हो तो तुम्हें किचन में जाना चाहिए, ये काम करना चाहिए। मैंने उन दोनों को चॉइस दी है कि ठीक है बेटा, जो अच्छा लग रहा है वो तुम करो। अगर तुम्हारा कुकिंग का शौक है, बेटे का बेकिंग का शौक है, करो। बेटी को शौक है फुटबॉल खेलेगी या डांस सीखेगी या म्यूजिक करेगी तो करो। तो मतलब जहां तक मेरा विचार है, मैंने कभी वो रोक टोक नहीं डाली, बट हाँ, हमारी सोसाइटी में सारे ही वो लोग इस तरह सोचते हो, वो आई डोंट थिंक ऐसा भी है। थैंक यू तो प्रियंका, थैंक यू। मैं ये जी हिमाकत आप लोगों की वजह से कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 3 दिन ये सीरीज हुई है, 2 दिन इसको और चलाऊं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सब्जेक्ट्स गाइड करिएगा कि इसमें 2 दिन हम और सीरीज को करना चाहते हैं तो किन सब्जेक्ट्स पे हो। लेकिन पब्लिकली मैं यही कहूंगा, जैसे मैं आज मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज का सब्जेक्ट ओमप्रीत का था, मेरा ही था। तो आप लोग मुझे सब्जेक्ट सजेस्ट करिएगा और उनको 2 दिन मैं सीरीज को और चलाना चाहता हूँ। और 5 दिन की सीरीज रहेगी। और YouTube की एक अच्छी विशेषता ये है कि एक चीज जो टेलीविजन पे हम लोग करते थे, हम हो या वर्तिका हो, तो वो चीज खत्म हो जाती है सुबह। लेकिन YouTube की विशेषता है कि हमेशा रहेगी। 25 साल बाद, 30 साल बाद भी कोई अगर आके देखना चाहेगा तो आप लोग जो बातें कह के जा रहे हैं वो उनको यूज करेगा, उनका उपयोग कर पाएगा। तो सीरीज को हम 2 दिन और चलाते हैं, तो आप लोगों की मदद मैं 2 दिन और लूंगा ताकि पेरेंट्स बहुत सी चीज सीखें, समझें। और प्रतिभा मैम चूंकि टीचर हैं तो उन्होंने हमको बताया है कि हमको शक्ल देख के लग रहा है कि प्रियंका वर्तिका दोनों बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तो शो के कल या परसों जब भी आप लोगों को शो जिस दिन जल्दी खत्म होगा, तो अब टीचर उनकी बात माननी पड़ेगी। तो आप लोगों से हम शो के परसों जो है गाना भी सुनेंगे। हो सकता है कि मोनालिसा मैम या ओमप्रीत के बारे में भी कुछ कल बताएं, तो वो अपन परसों फिर देखेंगे। तो फिर मिलते हैं कल। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारे दर्शकों के लिए अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम निकाला। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जिन लोगों को आप पहचानते नहीं, जिन लोगों से आपका रिलेशन नहीं, जिन लोगों को आप समझते नहीं, उन लोगों के बेनिफिट के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और इस उम्मीद के साथ कि हम लोग कल फिर एक नए विषय के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट।